ये रहा बिल्कुल वैसा ही रीराइट किया हुआ टेक्स्ट। प्रश्न गायनाबुन। नाटक के तत्वों की दृष्टि से भारत दुर्दशा की समीक्षा कीजिए। उत्तर। एक भारत दुर्दशा का कथानक पारंपरिक घटनाक्रम की अपेक्षा विचार प्रधान और प्रतिप्रतात्मक है, जिसमें भारत की दयनीय स्थिति को विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कथा से अधिक विचार केंद्र में है। 2। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पात्र योजना को इस रूप में निर्मित किया है कि पात्र प्रतीकात्मक बनकर भारत की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। पात्र किसी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार का प्रतीक है। 3। संवाद तत्वों की दृष्टि से संवाद सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली हैं, जो सीधे संदेश देते हैं। संवादों में चेतना और आलो का स्वर है। 4। देशकाल और वातावरण का चित्रण इस रूप में किया गया है कि तत्कालीन बाद की दुर्दशा, गुलामी और सामाजिक पतन का सजीव चित्र सामने आता है। समय और समाज का यथार्थ स्पष्ट है। 5। भाषा शैली सरल, व्यंग्यात्मक और काव्यात्मक है, जिसमें खड़ी बोली के साथ संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा में प्रभाव और गरिमा दोनों हैं। 6। रस तत्व की दृष्टि से करुण रस की प्रधानता है, साथ ही व्यंग्य के कारण हास्य व्यंग्य का भी समावेश मिलता है। भावनात्मक और आलोचनात्मक दोनों पक्ष उपस्थित हैं। 7। उद्देश्य प्रयोजन की दृष्टि से नाटक राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार और जागरण का संदेश देता है। नाटक का लक्ष्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जागृति है। 8। समग्र रूप में भारत दुर्दशा नाटक के तत्वों, कथानक, पात्र, संवाद, वातावरण, भाषा और उद्देश्य का संतुलित समन्वय प्रस्तुत करता है, जिससे ये एक प्रभावशाली और विचारोत्तेजक कृति बन जाता है। ये नाटक चेतना का सशक्त माध्यम है। प्रश्न 99। भारत दुर्दशा की अभिनयता तथा रंगमंचीयता पर विचार कीजिए। उत्तर 1। भारत दुर्दशा में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक को इस प्रकार रचा है कि उसमें अभिनय के लिए पर्याप्त अवसर मौजूद हैं। संवाद और स्थितियां अभिनय को सहज बनाती हैं। 2। संवादों की स्पष्टता और प्रभावशीलता इस रूप में देखी जाती है कि अभिनेता उन्हें सहजता से प्रस्तुत कर सकता है। संवाद मंच पर प्रभाव उत्पन्न करते हैं। 3। पात्रों की प्रतीकात्मकता अभिनय को इस प्रकार सहारा देती है कि कलाकार भावों और विचारों को सशक्त ढंग से अभिव्यक्त कर सकता है। पात्र अभिनय में अर्थ की गहराई जोड़ते हैं। 4। रंगमंचीयता की दृष्टि से दृश्य योजना सरल है, जिससे मंचन में अधिक जटिल सज्जा की आवश्यकता नहीं होती। सरलता मंचन को सुगम बनाती है। 5। व्यंग्य और भावात्मकता का संतुलन मंच पर दर्शकों को प्रभावित करने में सहायक होता है। हास्य और करुणा दोनों का प्रभाव उत्पन्न होता है। 6। नाटक की विचार प्रधानता कहीं कहीं अभिनय और रंगमंचीय गति को धीमा कर देती है। विचार अधिक, क्रिया कम होने से मंचीय गति प्रभावित होती है। 7। गीतात्मकता और काव्यात्मक अंश मंचन को आकर्षक बनाते हैं, रंगमंचीय प्रभाव बढ़ता है। 8। समग्र रूप में भारत दुर्दशा अभिनय और रंगमंच की दृष्टि से प्रभावी है, यद्यपि इसकी विचार प्रधानता के कारण कुछ स्थानों पर मंचीय गतिशीलता कम हो जाती है। ये मंच और संदेश दोनों का संतुलन प्रस्तुत करता है। प्रश्न अनेरदन। स्कंदगुप्त की राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय चेतना पर विचार कीजिए। क्या ये नाटक स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ से जुड़ता है? उत्तर 1। स्कंदगुप्त में जयशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय भावना को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। राष्ट्र प्रेम और स्वाभिमान का स्वर प्रमुख है। 2। स्कंदगुप्त का चरित्र इस रूप में उभरता है कि वो राष्ट्र की रक्षा और गौरव के लिए अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग करता है। व्यक्ति से ऊपर राष्ट्र को स्थान दिया गया है। 3। विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध संघर्ष को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि देश की रक्षा और स्वतंत्रता की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। 4। राष्ट्रीय एकता और समर्पण की भावना ये दर्शाती है कि समूचा समाज राष्ट्रहित में एकजुट होता है। सामूहिक चेतना का विकास होता है। 5। नाटक में इतिहास के माध्यम से वर्तमान की प्रेरणा को इस रूप में देखा जा सकता है कि अतीत के गौरवशाली प्रसंगों से समकालीन समाज को प्रेरित किया गया है। इतिहास वर्तमान का मार्गदर्शक बनता है। 6। स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ से संबंध इस रूप में स्थापित होता है कि नाटक में व्यक्त राष्ट्रीय चेतना उस समय के स्वतंत्रता आंदोलन की भावना को प्रेरित करती है। अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ाव है। 7। देशभक्ति और आत्म बलिदान का संदेश इस प्रकार उभरता है कि ये जनता में जागरूकता और उत्साह उत्पन्न करता है। राष्ट्र के लिए त्याग की प्रेरणा मिलती है। 8। इस प्रकार स्कंदगुप्त केवल ऐतिहासिक नाटक न होकर राष्ट्रीय चेतना का सशक्त माध्यम है, जो स्वतंत्रता संग्राम की भावना से भी जुड़ता है। ये अतीत के माध्यम से वर्तमान को प्रेरित करता है। प्रश्न निगाना नामनब में व्यक्त दर्शन का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। उत्तर 1। स्कंदगुप्त में जयशंकर प्रसाद का दर्शन आदर्शवाद, राष्ट्रवाद और मानवतावाद के समन्वय के रूप में उभरता है। जीवन को उच्च आदर्शों के साथ देखने की दृष्टि मिलती है। तो कर्तव्य और त्याग का दर्शन इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि स्कंदगुप्त अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानता है। कर्तव्य ही जीवन का सर्वोच्च मूल्य है। 3। राष्ट्रवाद का दर्शन ये दर्शाता है कि देश की रक्षा और गौरव के लिए समर्पण ही सर्वोच्च आदर्श है। राष्ट्र के लिए जीवन अर्पण करने की प्रेरणा मिलती है। 4। आदर्श और यथार्थ के द्वंद्व को इस रूप में देखा जा सकता है कि पात्र अपने व्यक्तिगत भावों और सामाजिक दायित्वों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। जीवन में संघर्ष और संतुलन दोनों आवश्यक है। 5।
आत्मबल और स्वाभिमान का दर्शन इस प्रकार उभरता है कि व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ रहना चाहिए। आत्मबल ही सफलता का आधार है। 6. प्रेम और त्याग का संबंध ये दर्शाता है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से ऊपर उठकर त्याग में परिवर्तित हो जाता है। प्रेम का उच्चतम रूप त्याग है। 7. इतिहास और जीवन दर्शन का समन्वय इस रूप में देखा जा सकता है कि अतीत की घटनाओं के माध्यम से जीवन के शाश्वत मूल्यों को प्रस्तुत किया गया है। इतिहास दर्शन का माध्यम बनता है। 8. इस प्रकार स्कंदगुप्त में व्यक्त दर्शन उच्च आदर्शों, कर्तव्य, राष्ट्रप्रेम और त्याग पर आधारित है, जो जीवन को नैतिक और प्रेरणादायक दिशा प्रदान करता है। ये आदर्शवादी और प्रेरणात्मक दर्शन है। प्रश्न कायनाबुन। स्कंदगुप्त के आधार पर जयशंकर प्रसाद की सांस्कृतिक दृष्टि की विवेचना कीजिए। उत्तर। 1. स्कंदगुप्त में जयशंकर प्रसाद की सांस्कृतिक दृष्टि भारतीय संस्कृति के गौरव, मर्यादा और आदर्शों के प्रति गहरे विश्वास को व्यक्त करती है। भारतीय संस्कृति के प्रति गर्व और श्रद्धा दिखाई देती है। 2. भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन इस रूप में देखा जाता है कि इसे नैतिकता, आध्यात्मिकता और मानवता के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। संस्कृति को उच्च मूल्यों से जोड़ा गया है। 3. विदेशी आक्रमणों के संदर्भ में सांस्कृतिक संघर्ष को इस प्रकार उभारा गया है कि भारतीय संस्कृति अपनी अस्मिता और मूल्यों की रक्षा करती है। संस्कृति की रक्षा को राष्ट्रीय कर्तव्य माना गया है। 7. समन्वयवादी दृष्टि ये दर्शाती है कि प्रसाद केवल विरोध नहीं करते, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच संतुलन और समन्वय की संभावना भी स्वीकार करते हैं। संस्कृति में समावेशी दृष्टि है। 5. इतिहास के माध्यम से सांस्कृतिक चेतना को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि अतीत के गौरवशाली प्रसंगों से वर्तमान को प्रेरणा मिलती है। इतिहास संस्कृति का वाहक बनता है। 6. नारी और समाज के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण ये दर्शाता है कि संस्कृति में नारी की गरिमा और भूमिका को महत्व दिया गया है। संस्कृति में समानता और सम्मान का भाव है। 7. नैतिकता और कर्तव्य का संबंध इस रूप में देखा जा सकता है कि संस्कृति का आधार नैतिक मूल्यों और कर्तव्यपरायणता पर टिका है। संस्कृति और नैतिकता एक दूसरे से जुड़े हैं। 8. इस प्रकार स्कंदगुप्त के आधार पर प्रसाद की सांस्कृतिक दृष्टि गौरवपूर्ण, समन्वयवादी और नैतिक मूल्यों पर आधारित है, जो भारतीय संस्कृति को उच्च आदर्शों के साथ प्रस्तुत करती है। ये सांस्कृतिक चेतना का सशक्त स्वर है। बस ये रहा बिल्कुल वैसा ही रीराइट किया हुआ टेक्स्ट। प्रश्न 86। प्रसाद के नाटकों में एक सीधी सपाट भावभूमि उपलब्ध नहीं होती। इस कथन के संदर्भ में स्कंदगुप्त की रस योजना पर विचार कीजिए। उत्तर। 1. स्कंदगुप्त में जयशंकर प्रसाद की रस योजना बहुआयामी है, जहाँ एक ही नाटक में अनेक रसों का समन्वय मिलता है। भावभूमि एक रेखीय न होकर बहुस्तरीय है। 2. वीर रस की प्रधानता इस रूप में दिखाई देती है कि स्कंदगुप्त का चरित्र राष्ट्र रक्षा, साहस और पराक्रम का प्रतीक बनकर उभरता है। वीरता नाटक का केंद्रीय भाव है। 3. श्रृंगार रस का समावेश इस प्रकार होता है कि प्रेम और व्यक्तिगत भावनाओं के प्रसंग कथा को कोमलता प्रदान करते हैं। वीरता के साथ भावुकता का संतुलन है। 4. करुण रस का प्रभाव इस रूप में देखा जा सकता है कि संघर्ष, त्याग और व्यक्तिगत पीड़ा के प्रसंग हृदय को स्पर्श करते हैं। त्याग की वेदना करुणा उत्पन्न करती है। 5. शांति रस की अनुभूति ये दर्शाती है कि अंततः कर्तव्य, त्याग और आत्मबल के माध्यम से एक उच्च संतुलन की स्थिति प्राप्त होती है। अंत में संतुलन और शांति का भाव आता है। 6. विभिन्न रसों के समन्वय से नाटक की भावभूमि जटिल और गहन बन जाती है। एक ही भाव तक सीमित न रहकर विविधता प्रस्तुत होती है। 7. प्रसाद की विशेषता ये है कि वे किसी एक रस को एकांगी रूप में प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि जीवन की बहुआयामी अनुभूतियों को एक साथ व्यक्त करते हैं। यही उनकी काव्यात्मकता की विशेषता है। 8. इस प्रकार स्कंदगुप्त की रस योजना ये सिद्ध करती है कि प्रसाद के नाटकों में सीधी सपाट भावभूमि नहीं, बल्कि विविध रसों के समन्वय से बनी जटिल और गहन भावभूमि उपस्थित होती है। ये उनकी शिल्पगत विशिष्टता है। प्रश्न सारण्य। स्कंदगुप्त में रस से जुड़े विवादों की चर्चा करते हुए स्पष्ट कीजिए कि आपकी राय में इसका अंगी रस कौन सा है। उत्तर। 1. स्कंदगुप्त में जयशंकर प्रसाद की रस योजना बहुरंगी है, जिसके कारण अंगी रस को लेकर आलोचकों में मतभेद दिखाई देते हैं। नाटक में अनेक रसों का समन्वय है। 2. एक मत के अनुसार श्रृंगार रस को प्रधान माना जाता है, क्योंकि नाटक में प्रेम, आकर्षण और भावनात्मक संबंधों के अनेक प्रसंग हैं। प्रेम तत्व कथा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3. दूसरे मत के अनुसार करुण रस को प्रमुख माना गया है, क्योंकि त्याग, संघर्ष और व्यक्तिगत पीड़ा के प्रसंगों से करुणा उत्पन्न होती है। वेदना का तत्व भी प्रबल है। 4. कुछ आलोचक शांति रस को अंगिरस मानते हैं, क्योंकि अंततः नाटक में आत्मसंयम, संतुलन और उच्च आदर्शों की स्थापना होती है। अंत में शांति और संतुलन की अनुभूति मिलती है। 5. किंतु सर्वाधिक प्रबल और व्यापक रूप में वीर रस की प्रधानता इस प्रकार दिखाई देती है कि स्कंदगुप्त का चरित्र राष्ट्ररक्षा, साहस और पराक्रम का प्रतीक है। वीरता पूरे नाटक में व्याप्त है। 7. नाटक की मुख्य घटनाएं युद्ध, संघर्ष और राष्ट्ररक्षा वीरता के इर्द गिर्द केंद्रित हैं।
कथानक का आधार ही वीरता है। 7. अन्य रस सहायक रूप में उपस्थित होकर वीर रस को और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। वे अंगी रस को सशक्त करते हैं। 8. इसलिए संतुलित दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि स्कंदगुप्त का अंगी रस वीर रस है, जबकि श्रृंगार, करुण और शांति रस सहायक रस के रूप में उपस्थित हैं। वीरता ही नाटक की आत्मा है। प्रश्न 98 व सदियों पर विचार कीजिए। स्कंदगुप्त न तो सुखांत नाटक है और न ही दुखांत नाटक, बल्कि एक प्रसादान्वित, प्रसादात्मक, प्रसाधनात्मक नाटक है। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर 1. स्कंदगुप्त में जयशंकर प्रसाद ने पारंपरिक सुखांत और दुखांत की सीमाओं से हटकर एक विशेष प्रकार की नाट्य परिणति प्रस्तुत की है। नाटक किसी एक निश्चित अंत तक सीमित नहीं रहता। 2. सुखांत नाटक में जहां अंत में पूर्ण आनंद और समाधान मिलता है, वहां स्कंदगुप्त में ऐसा पूर्ण सुख नहीं दिखाई देता। व्यक्तिगत जीवन में संतोष नहीं मिलता। 3. दुखांत नाटक की तरह भी यहाँ पूर्ण विनाश या निराशा नहीं है, क्योंकि नायक का उद्देश्य राष्ट्र की रक्षा सफल होता है, पूर्ण त्रासदी भी नहीं है। 4. प्रसादान्वित प्रसादात्मक नाटक का अर्थ इस रूप में समझा जाता है कि अंत में एक उच्च मानसिक संतुलन, शांति और आत्मिक समाधान प्राप्त होता है। आत्मिक संतोष की अनुभूति होती है। 5. स्कंदगुप्त के चरित्र में त्याग, कर्तव्य और आत्मसंयम के माध्यम से ये स्थिति उत्पन्न होती है कि वो व्यक्तिगत सुख का त्याग कर उच्च आदर्शों को प्राप्त करता है। व्यक्ति से ऊपर आदर्श की विजय होती है। 6. नाटक का अंत इस रूप में देखा जाता है कि उसमें बाह्य सुख दुख से अधिक आंतरिक संतुलन और शांति का भाव प्रमुख है। मन की शांति ही अंतिम उपलब्धि है। 7. प्रसाद की नाट्य दृष्टि में जीवन के संघर्षों के बीच एक उच्च नैतिक और आध्यात्मिक संतुलन की स्थापना को महत्व दिया गया है। यही उनकी विशेषता है। 8. इसलिए स्कंदगुप्त को ना तो पूर्णतः सुखांत और ना ही दुखांत, बल्कि प्रसादान्वित नाटक कहा जाता है, क्योंकि इसका अंत एक उच्च आदर्श और मानसिक संतुलन की प्राप्ति में होता है। ये अंत शांति और उत्कर्ष का संकेत देता है। प्रश्न 99. चंद्रगुप्त के आधार पर जयशंकर प्रसाद के इतिहास बोध की व्याख्या कीजिए। उत्तर 1. चंद्रगुप्त में जयशंकर प्रसाद का इतिहास बोध केवल घटनाओं का वर्णन नहीं, बल्कि अतीत के माध्यम से वर्तमान को दिशा देने वाला है। इतिहास प्रेरणा और मार्गदर्शन का साधन बनता है। 2. ऐतिहासिक घटनाओं का चयन इस रूप में किया गया है कि राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक चेतना को उभारने वाले प्रसंग प्रमुख हैं। इतिहास में राष्ट्रभाव की प्रतिष्ठा है। 3. कल्पना और इतिहास का समन्वय ये दर्शाता है कि प्रसाद ने ऐतिहासिक तथ्य को कलात्मक रूप देकर उसे अधिक प्रभावशाली बनाया है। इतिहास को जीवंत और अर्थपूर्ण बनाया गया है। 4. राष्ट्रवादी दृष्टि को इस रूप में देखा जा सकता है कि विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष और स्वाभिमान की भावना को प्रमुखता दी गई है। राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है। 5. नायक निर्माण की प्रवृत्ति ये दर्शाती है कि चंद्रगुप्त जैसे पात्र आदर्श और प्रेरणादायक रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इतिहास के पात्र आदर्श नायक बन जाते हैं। 6. सांस्कृतिक दृष्टि का समावेश इस प्रकार उभरता है कि भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता और मूल्यों को इतिहास के माध्यम से प्रतिष्ठित किया गया है। संस्कृति और इतिहास का गहरा संबंध है। 7. इतिहास के माध्यम से समकालीन समस्याओं की ओर संकेत ये दर्शाता है कि प्रसाद अतीत के जरिए वर्तमान समाज को जागरूक करना चाहते हैं। इतिहास वर्तमान की व्याख्या करता है। 8. इस प्रकार चंद्रगुप्त के आधार पर प्रसाद का इतिहास बोध आदर्शवादी, राष्ट्रवादी और समन्वयवादी है, जिसमें इतिहास केवल अतीत का वर्णन नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। ये इतिहास को जीवन से जोड़ने वाली दृष्टि है। प्रश्न 100. स्कंदगुप्त की कथा वस्तु में जयशंकर प्रसाद ने इतिहास और कल्पना का समन्वय किस प्रकार किया है? साथ ही मोहन राकेश और प्रसाद की इतिहास दृष्टि की तुलना कीजिए। उत्तर 1. स्कंदगुप्त में जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक घटनाओं, हूण आक्रमण, गुप्त साम्राज्य की स्थिति को आधार बनाकर कथा का निर्माण किया है। इतिहास कथा का ढांचा प्रदान करता है। 2. कल्पना का प्रयोग इस रूप में किया गया है कि पात्रों के निजी जीवन, प्रेम संबंधों और संवादों को कलात्मक ढंग से विकसित किया गया है। इतिहास को जीवंत बनाने के लिए कल्पना का सहारा लिया गया है। 3. ऐतिहासिक तथ्य और काव्यात्मक कल्पना का संतुलन यह दर्शाता है कि नाटक न तो केवल इतिहास है और न ही केवल कल्पना, दोनों का समन्वय इसे प्रभावशाली बनाता है। 4. नायक निर्माण की दृष्टि से स्कंदगुप्त को आदर्श, वीर और राष्ट्रनिष्ठ रूप में प्रस्तुत किया गया है। इतिहास को आदर्शवादी रूप दिया गया है। 5. इतिहास के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना और प्रेरणा को इस प्रकार उभारा गया है कि अतीत वर्तमान के लिए मार्गदर्शक बनता है। इतिहास प्रेरणा का स्रोत बनता है। 6. दूसरी ओर मोहन राकेश की इतिहास दृष्टि अधिक यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक है, जहाँ इतिहास के पात्रों को मानवीय कमजोरियों और आंतरिक द्वंद्व के साथ प्रस्तुत किया जाता है। वे आदर्शीकरण से बचते हैं। 7. प्रसाद की दृष्टि आदर्शवादी और राष्ट्रवादी है,
जबकि मोहन राकेश की दृष्टि विश्लेषणात्मक, आधुनिक और मनोवैज्ञानिक है। दोनों की दृष्टियों में मूलभूत अंतर है। 8। इस प्रकार स्कंदगुप्त में इतिहास और कल्पना का समन्वय आदर्शवादी और प्रेरणात्मक रूप में हुआ है, जबकि मोहन राकेश इतिहास को अधिक यथार्थ और मानवीय दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। एक प्रेरक है, दूसरा विश्लेषणात्मक। बस इतना ही। ये रहा बिल्कुल वैसा ही रीराइट किया हुआ टेक्स्ट। प्रश्न 101 पूर्ण। चंद्रगुप्त की चरित्र योजना का विश्लेषण करते हुए बताइए कि क्या इसे चरित्र प्रधान नाटक माना जा सकता है। उत्तर 1। चंद्रगुप्त में जयशंकर प्रसाद ने चरित्र योजना को अत्यंत सशक्त और बहुआयामी रूप में प्रस्तुत किया है। चरित्र ही कथा के केंद्र में है। 2। चंद्रगुप्त का चरित्र इस रूप में उभरता है कि वो वीरता, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। वो आदर्श नायक के रूप में प्रतिष्ठित होता है। 3। चाणक्य का चरित्र बुद्धिमत्ता, कूटनीति और दूरदर्शिता का प्रतिनिधित्व करता है। वो नीति और विचार का केंद्र है। 4। नंद और अन्य विरोधी पात्रों के माध्यम से सत्ता, अहंकार और पतन का चित्रण इस प्रकार किया गया है कि वे कथा में संघर्ष और द्वंद्व उत्पन्न करते हैं। विपरीत शक्तियां स्पष्ट होती हैं। 5। स्त्री पात्रों के माध्यम से भावनात्मक, नैतिक और सामाजिक पक्षों का संतुलन प्रस्तुत किया गया है। चरित्रों में विविधता और संतुलन है। 6। पात्रों की मनोवैज्ञानिक गहराई ये दर्शाती है कि वे केवल आदर्श प्रतीक नहीं, बल्कि मानवीय गुण दोषों से युक्त हैं। वे जीवंत और वास्तविक प्रतीत होते हैं। 7। कथा का विकास मुख्यतः चरित्रों के निर्णय, विचार और संघर्ष के आधार पर होता है। घटनाएं चरित्रों से संचालित होती हैं। 8। इस प्रकार चंद्रगुप्त को चरित्र प्रधान नाटक कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें चरित्रों की भूमिका कथानक नगर से भी अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। चरित्र ही नाटक की आत्मा है। प्रश्न 102। स्कंदगुप्त के नायक का चरित्र भारतीय नायक, पाश्चात्य क्लासिकल वेस्टर्न हीरो तथा स्वच्छंदतावादी व्यक्ति वैचित्र का सम्मिश्रण है। चर्चा कीजिए। उत्तर 1। स्कंदगुप्त में जयशंकर प्रसाद ने नायक के चरित्र को बहुआयामी रूप में गढ़ा है, जिसमें विभिन्न परंपराओं के गुणों का समन्वय दिखाई देता है। नायक एकांगी नहीं, बहुरंगी व्यक्तित्व है। 2। भारतीय नायक के रूप में स्कंदगुप्त कर्तव्य, धर्म, त्याग और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। वो व्यक्तिगत सुख से ऊपर राष्ट्रहित को रखता है। 3। पाश्चात्य हीरो के गुण इस रूप में देखे जा सकते हैं कि उसमें आत्मसंघर्ष, व्यक्तित्व की स्वतंत्रता और आंतरिक द्वंद्व मौजूद है। वो केवल आदर्श नहीं, एक जटिल मनुष्य भी है। 4। स्वच्छंदतावादी व्यक्ति वैचित्र का प्रभाव इस प्रकार उभरता है कि नायक अपने भावों, प्रेम और व्यक्तिगत इच्छाओं को भी महत्व देता है। उसमें व्यक्तित्व की स्वतंत्रता और विशिष्टता है। 5। आदर्श और यथार्थ के द्वंद्व को इस रूप में देखा जा सकता है कि वो अपने कर्तव्य और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। यही उसके चरित्र की जटिलता है। 6। वीरता और संवेदनशीलता का समन्वय ये दर्शाता है कि वो युद्धभूमि में साहसी तो निजी जीवन में भावुक और मानवीय भी, दोनों पक्ष साथ साथ चलते हैं। 7। इस प्रकार स्कंदगुप्त का चरित्र परंपरागत सीमाओं से परे जाकर एक समन्वित व्यक्तित्व का निर्माण करता है। वो केवल भारतीय या पाश्चात्य नहीं, दोनों का मेल है। 8। इसलिए ये कहा जा सकता है कि स्कंदगुप्त का नायक भारतीय आदर्श, पाश्चात्य हीरो की जटिलता और स्वच्छंदतावादी व्यक्तित्व की स्वतंत्रता, इन तीनों का सफल समन्वय प्रस्तुत करता है। यही उसकी विशिष्टता है। प्रश्न 103। देवसेना के चरित्र पर विचार कीजिए तथा उसकी तुलना विजया से कीजिए। उत्तर 1। स्कंदगुप्त में जयशंकर प्रसाद ने देवसेना और विजया दोनों नारी पात्रों को भिन्न भिन्न जीवन दृष्टियों के साथ प्रस्तुत किया है। दोनों चरित्र परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देवसेना का चरित्र इस रूप में उभरता है कि वो आदर्शवादी, त्यागमयी और उच्च नैतिक मूल्यों से युक्त है। वो प्रेम में भी मर्यादा और कर्तव्य को महत्व देती है। 3। उसका प्रेम निस्वार्थ और समर्पित है, जिसमें व्यक्तिगत सुख की अपेक्षा प्रिय के कर्तव्य और राष्ट्रहित को प्रधानता मिलती है। प्रेम का उच्चतम रूप त्याग में दिखाई देता है। 4। देवसेना के भीतर आत्मसंयम, धैर्य और गंभीरता का भाव इस प्रकार प्रकट होता है कि वो परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखती है। वो स्थिर और गंभीर व्यक्तित्व की प्रतीक है। 5। इसके विपरीत विजया का चरित्र अधिक स्वच्छंद, भावुक और व्यक्तिगत इच्छाओं से प्रेरित दिखाई देता है। वो प्रेम को अधिक व्यक्तिगत दृष्टि से देखती है। 6। विजया के व्यक्तित्व में आकर्षण, चंचलता और कहीं कहीं स्वार्थ की झलक मिलती है। उसका प्रेम अपेक्षाकृत अधिक सांसारिक है। 7। दोनों के बीच अंतर इस रूप में स्पष्ट होता है कि देवसेना आदर्श और त्याग की प्रतीक है, जबकि विजया यथार्थ, आकर्षण और व्यक्तिगत भावनाओं की प्रतिनिधि है। एक उच्च आदर्श दूसरी मानवीय स्वाभाविकता को व्यक्त करती है। 8। इस प्रकार देवसेना और विजया के चरित्रों के माध्यम से प्रसाद ने नारी के दो रूप, आदर्शवादी और स्वच्छंद,
का सुंदर और प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत किया है। दोनों मिलकर नारी चरित्र की पूर्णता को व्यक्त करते हैं। प्रश्न 105। स्कंदगुप्त नाटक के नामकरण पर विचार कीजिए। क्या आप इसके लिए कोई बेहतर नाम सुझाना चाहेंगे? उत्तर 1। स्कंदगुप्त का नामकरण अत्यंत सार्थक है क्योंकि ये नाटक के केंद्रीय नायक और उसकी भूमिका को सीधे व्यक्त करता है। नाम ही कथा के केंद्र को स्पष्ट करता है। 2। स्कंदगुप्त नाम इस रूप में उपयुक्त है कि नायक पूरे नाटक का केंद्र है और उसके इर्द गिर्द ही कथानक का विकास होता है। नायक ही कथा का आधार है। 3। राष्ट्रीय भावना और वीरता के संदर्भ में ये नाम इस प्रकार महत्वपूर्ण बन जाता है कि स्कंदगुप्त राष्ट्र रक्षा, साहस और त्याग का प्रतीक है। नाम राष्ट्रवादी चेतना को भी व्यक्त करता है। 4। नाटक की विषय वस्तु, युद्ध, संघर्ष, कर्तव्य और त्याग सभी स्कंदगुप्त के व्यक्तित्व से जुड़े हैं। नाम और कथ्य में पूर्ण सामंजस्य है। 5। प्रतीकात्मक दृष्टि से ये नाम भारतीय आदर्श नायक और राष्ट्र गौरव का प्रतिनिधित्व करता है। स्कंदगुप्त एक प्रतीक बन जाता है। 6। आलोचनात्मक दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि नाटक में अन्य महत्वपूर्ण पात्र और प्रसंग भी हैं, इसलिए नाम कुछ हद तक सीमित प्रतीत हो सकता है। कथा का विस्तार नाम से अधिक व्यापक है। 7। वैकल्पिक नाम के रूप में राष्ट्र रक्षा, वीरता और त्याग, गुप्त गौरव या संघर्ष और समर्पण जैसे नाम सुझाए जा सकते हैं। ये नाम विषय के व्यापक पक्ष को भी व्यक्त करते हैं। 8। फिर भी स्कंदगुप्त नाम अपनी संक्षिप्तता, स्पष्टता और प्रभाव के कारण अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि ये पूरे नाटक की आत्मा और केंद्र बिंदु को एक शब्द में समेट लेता है। नाम ही कृति का सार बन जाता है। प्रश्न 101। स्कंदगुप्त नाटक की कथा का सार प्रस्तुत कीजिए। उत्तर 1। स्कंदगुप्त में जयशंकर प्रसाद ने गुप्त साम्राज्य के संकटपूर्ण समय का चित्रण किया है, जब विदेशी हूण आक्रमणों का खतरा मंडरा रहा होता है। राष्ट्र पर संकट की स्थिति है। 2। स्कंदगुप्त एक वीर और कर्तव्यनिष्ठ नायक के रूप में सामने आता है, जो देश की रक्षा को अपना सर्वोच्च धर्म मानता है। राष्ट्रहित उसके लिए सर्वोपरि है। 3। नाटक में राजनीतिक संघर्ष और युद्ध की स्थिति इस रूप में विकसित होती है कि स्कंदगुप्त को बाहरी आक्रमणों और आंतरिक समस्याओं दोनों का सामना करना पड़ता है। संघर्ष अनेक स्तरों पर चलता है। 4। व्यक्तिगत जीवन में प्रेम और भावनात्मक संबंधों का द्वंद्व भी उपस्थित है, जहां स्कंदगुप्त को अपने निजी सुख और कर्तव्य के बीच चयन करना पड़ता है। व्यक्ति और राष्ट्र के बीच संघर्ष है। 5। देवसेना और विजया जैसे पात्रों के माध्यम से प्रेम, त्याग और भावनात्मक जटिलताओं का चित्रण किया गया है। नाटक में भावनात्मक गहराई भी है। 6। युद्ध और संघर्ष के प्रसंगों में स्कंदगुप्त अपनी वीरता और नेतृत्व का परिचय देता है और अंततः शत्रुओं को परास्त कर राष्ट्र की रक्षा करता है। वीरता की विजय होती है। 7। अंत में वो अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर कर्तव्य और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहता है। त्याग और कर्तव्य का आदर्श स्थापित होता है। 8। इस प्रकार स्कंदगुप्त की कथा राष्ट्र रक्षा, वीरता, त्याग और मानवीय भावनाओं के द्वंद्व की कथा है, जिसमें नायक आदर्श और कर्तव्य के मार्ग को चुनकर उच्च आदर्श स्थापित करता है। ये प्रेरणात्मक और राष्ट्रवादी कथा है। बस इतना ही। ये रहा बिल्कुल वैसा ही रीराइट किया हुआ टेक्स्ट। प्रश्न 607। नाटक के तत्वों की दृष्टि से स्कंदगुप्त की समीक्षा कीजिए। उत्तर 1। स्कंदगुप्त का कथानक ऐतिहासिक आधार पर निर्मित होते हुए भी बहुआयामी और प्रभावशाली है, जिसमें राष्ट्र रक्षा, प्रेम और संघर्ष की घटनाएं संगठित रूप से विकसित होती हैं। कथा में विस्तार और उद्देश्य दोनों स्पष्ट है। 2। जयशंकर प्रसाद ने पात्र योजना को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि स्कंदगुप्त, देवसेना, विजया आदि पात्र सजीव, मनोवैज्ञानिक और आदर्श यथार्थ के संतुलन से युक्त हैं। पात्र कथा को गहराई देते हैं। 3। संवाद तत्व की दृष्टि से संवाद काव्यात्मक, प्रभावशाली और भावपूर्ण है, जो विचार और भावना दोनों को व्यक्त करते हैं। संवादों में साहित्यिक गरिमा है। 4। देश काल और वातावरण का चित्रण ऐतिहासिक यथार्थ और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ सजीव रूप में किया गया है। गुप्तकालीन वातावरण साकार दोचता है। 5। भाषा शैली संस्कृत निष्ठ, काव्यात्मक और गंभीर है, जो नाटक को गरिमा और उच्चता प्रदान करती है। भाषा में सौंदर्य और गंभीरता दोनों है। 6। रस तत्व की दृष्टि से वीर रस की प्रधानता है, जबकि श्रृंगार, करुण और शांति रस सहायक रूप में उपस्थित हैं। रसों का संतुलित समन्वय है। 7। उद्देश्य प्रयोजन की दृष्टि से नाटक राष्ट्रप्रेम, त्याग और कर्तव्य की भावना को जागृत करता है। ये प्रेरणात्मक और आदर्शवादी है। 8। समग्र रूप में स्कंदगुप्त नाटक के सभी तत्व कथानक, पात्र, संवाद, वातावरण, भाषा और उद्देश्य का सशक्त और संतुलित समन्वय प्रस्तुत करता है, जिससे ये एक उत्कृष्ट ऐतिहासिक और राष्ट्रीय नाटक के रूप में स्थापित होता है। यह नाट्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। प्रश्न 607। स्कंदगुप्त नाटक की अभिनयता, एक्टेबिलिटी एवं रंगमंचीयता थिएट्रिकलिटी पर विचार कीजिए।
साथ ही ये स्पष्ट कीजिए कि प्रसाद के नाटकों के मंचन में क्या-क्या और क्यों समस्याएं आती हैं तथा उनके संभावित समाधान सुझाइए। उत्तर एक। स्कंदगुप्त में जयशंकर प्रसाद की नाट्य रचना में अभिनय के पर्याप्त अवसर हैं, क्योंकि पात्रों में भावनात्मक गहराई, द्वंद्व और विविध मनोस्थितियां मिलती हैं। अभिनेता को अभिव्यक्ति की व्यापक संभावनाएं मिलती हैं। दो। संवाद काव्यात्मक और प्रभावशाली है, जो मंच पर भावों की तीव्रता और गरिमा को बढ़ाते हैं। संवाद अभिनय को ऊंचाई देते हैं। तीन। रंगमंचीयता की दृष्टि से नाटक में युद्ध, दरबार और भावनात्मक दृश्यों का वैविध्य मंचन को आकर्षक बनाता है। दृश्य वैभव की संभावना है। चार। परंतु काव्यात्मक भाषा और लंबे संवाद अभिनय को कहीं कहीं जटिल बना देते हैं। अभिनेता के लिए प्रस्तुति कठिन हो जाती है। पाँच। ऐतिहासिक और भव्य दृश्यों की अधिकता के कारण मंच सज्जा, वेशभूषा और तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता बढ़ जाती है। मंचन खर्चीला और जटिल हो जाता है। 6। प्रसाद के नाटकों में विचार प्रधानता और कथानक की धीमी गति भी मंचीय प्रभाव को कम कर सकती है। क्रिया की अपेक्षा विचार अधिक होने से गति प्रभावित होती है। 7। समाधान के रूप में भाषा को थोड़ा सरल और संक्षिप्त रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, साथ ही अनावश्यक विस्तार को कम किया जा सकता है। संक्षिप्तता से मंचन सुगम होगा। 8। आधुनिक रंगमंचीय तकनीकों, प्रकाश, ध्वनि और प्रतीकात्मक मंच सज्जा का प्रयोग करके भव्य दृश्यों को सरल रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तकनीक से जटिलता कम की जा सकती है। ना, कलाकारों के प्रशिक्षण और निर्देशकी दृष्टि के माध्यम से संवादों और भावों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। अभिनय कौशल से कठिनाइयां दूर होती हैं। 10। समग्र रूप में स्कंदगुप्त अभिनय और रंगमंच की दृष्टि से संभावनाशील नाटक है, पर उसकी जटिलता को समझदारी से सरल बनाकर ही प्रभावी मंचन संभव है। उचित रूपांतरण से ये अत्यंत प्रभावी हो सकता है। प्रश्न 108। क्या नाटक के लिए मंचनीयता अनिवार्य है? निर्गत अर्थात मंच निष्पत्ति प्रस्तुति के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिए। उत्तर 1। नाटक का मूल स्वभाव इस रूप में माना जाता है कि वो रंगमंच पर प्रस्तुत होने के लिए ही रचा जाता है। नाटक का वास्तविक जीवन मंच पर ही साकार होता है। तो मंचनीयता का अर्थ इस प्रकार समझा जाता है कि नाटक को अभिनय, संवाद, दृश्य और तकनीकी साधनों के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। रचना का रंगमंचीय रूप में साकार होना ही उसका उद्देश्य है। 3। निर्गत अर्थात मंच निष्पत्ति के संदर्भ में यह देखा जाता है कि नाटक की वास्तविक सफलता तब होती है जब वो दर्शकों के सामने जीवंत रूप में प्रस्तुत हो। पाठ से अधिक प्रस्तुति महत्वपूर्ण हो जाती है। 4। संवाद, पात्र, घटनाएं और दृश्य योजना यदि मंच पर सहज रूप से प्रस्तुत किए जा सकें तो नाटक की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। मंचीयता नाटक को जीवंत बनाती है। 5। परंतु आधुनिक दृष्टि से ये भी स्वीकार किया गया है कि कुछ नाटक ऐसे होते हैं जो पढ़ने के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं और मंचन के लिए जटिल। हर नाटक मंच पर समान रूप से सफल नहीं होता। 6। विशेषकर विचार प्रधान और काव्यात्मक नाटकों में मंचीयता की अपेक्षा साहित्यिकता अधिक होती है। वे पाठ्य रूप में अधिक प्रभावी लगते हैं। 7। निर्गत की दृष्टि से ये आवश्यक है कि नाटक में क्रिया, संवाद और दृश्य योजना का संतुलन हो, जिससे प्रस्तुति प्रभावशाली बन सके। मंचन के लिए संतुलित संरचना जरूरी है। 8। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मंचीयता नाटक का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है, पर इसे पूर्णतः अनिवार्य नहीं कहा जा सकता। फिर भी नाटक की वास्तविक और पूर्ण अभिव्यक्ति निर्गत अर्थात मंच प्रस्तुति में ही संभव होती है। मंचन नाटक का आत्मा को प्रकट करता है। प्रश्न 609। अभिनेता नाटकीयता एक्टेबिलिटी एंड थिएट्रिकलिटी की दृष्टि से स्कंदगुप्त और आषाढ़ का एक दिन की तुलना कीजिए। उत्तर 1। स्कंदगुप्त और आषाढ़ का एक दिन दोनों नाटकों की अभिनयता और रंगमंचीयता भिन्न प्रकृति की है। दोनों के शिल्प और प्रस्तुति में मूलभूत अंतर है। 2। जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त में काव्यात्मक भाषा, दीर्घ संवाद और ऐतिहासिक भव्यता के कारण अभिनय चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अभिनेता को भाषा और भाव दोनों में दक्षता चाहिए। 3। इसके विपरीत मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन में सरल, स्वाभाविक और बोलचाल की भाषा होने के कारण अभिनय अधिक सहज और स्वाभाविक बन जाता है। अभिनय में सहजता और आधुनिकता है। 4। स्कंदगुप्त की रंगमंचीयता में भव्य दृश्य, युद्ध और दरबार की आवश्यकता होती है, जिससे मंचन जटिल और संसाधन निर्भर बन जाता है। मंच सज्जा अधिक कठिन है। 5। आषाढ़ का एक दिन की रंगमंचीयता अपेक्षाकृत सरल है, जिसमें सीमित पात्र, सीमित दृश्य और प्रतीकात्मक प्रस्तुति से ही प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। मंचन सरल और व्यावहारिक है। 6। स्कंदगुप्त में विचार प्रधानता और काव्यात्मकता के कारण मंचीय गति कहीं कहीं धीमी हो जाती है। क्रिया की अपेक्षा विचार अधिक हैं। 7। आषाढ़ का एक दिन में मनोवैज्ञानिक संवाद और आंतरिक द्वंद्व अभिनय को अधिक जीवंत और गतिशील बनाते हैं। नाटकीयता आंतरिक स्तर पर विकसित होती है। 8। इस प्रकार स्कंदगुप्त भव्य, काव्यात्मक और जटिल रंगमंचीयता वाला नाटक है,
जबकि आषाढ़ का एक दिन सरल, यथार्थवादी और सहज अभिनय योग्य नाटक है। दोनों अपने अपने ढंग से प्रभावशाली हैं। प्रश्न 601-10 स्कंदगुप्त पर विभिन्न नाट्य शैलियों परंपराओं का क्या क्या प्रभाव पड़ा है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर 1। स्कंदगुप्त में जयशंकर प्रसाद ने भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों नाट्य परंपराओं का समन्वय किया है। नाटक बहु परंपराओं के प्रभाव से निर्मित है। 2। संस्कृत नाट्य परंपराओं का प्रभाव इस रूप में दिखाई देता है कि नाटक में रस तत्व, विशेषकर वीर रस की प्रधानता तथा आदर्श नायक की अवधारणा उपस्थित है। नाट्यशास्त्रीय तत्व स्पष्ट हैं। काव्यात्मक भाषा और उच्च आदर्शों की स्थापना ये दर्शाती है कि नाटक पर काव्य नाट्य परंपरा का गहरा प्रभाव है। भाषा में साहित्यिक गरिमा और सौंदर्य है। 4। पाश्चात्य क्लासिकल वेस्टर्न नाट्य शैली का प्रभाव इस रूप में देखा जा सकता है कि नायक के व्यक्तित्व में आंतरिक द्वंद्व, मनोवैज्ञानिक गहराई और व्यक्तित्व की जटिलता प्रस्तुत की गई है। चरित्र अधिक मानवीय और जटिल बनते हैं। 5। ऐतिहासिक नाटक की परंपरा का प्रभाव ये दर्शाता है कि वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाकर कथा का निर्माण किया गया है। इतिहास और कला का समन्वय है। 6। स्वच्छंदतावादी को उभरता है कि प्रेम, भावनात्मकता और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है। भावनात्मकता और आदर्शवाद साथ साथ चलते हैं। 7। आधुनिक यथार्थवादी दृष्टि का आंशिक प्रभाव भी इस रूप में मिलता है कि पात्रों के मनोवैज्ञानिक द्वंद्व और जीवन की जटिलताओं को प्रस्तुत किया गया है। यथार्थ का स्पर्श भी मौजूद है। 8। इस प्रकार स्कंदगुप्त में संस्कृत, पाश्चात्य, ऐतिहासिक और स्वच्छंदतावादी नाट्य परंपराओं का समन्वय हुआ है, जिससे ये नाटक बहुआयामी और समृद्ध बन जाता है। ये विभिन्न शैलियों का सफल संगम है। बस ये रहा बिल्कुल वैसा ही रीराइट किया हुआ टेक्स्ट। प्रश्न 111 स्कंदगुप्त एक स्वच्छंदतावादी नाटक है और जयशंकर प्रसाद स्वच्छंदतावादी स्वतकार हैं। इस कथन का परीक्षण किए। उत्तर 1। स्कंदगुप्त में जयशंकर प्रसाद की रचना प्रवृत्ति में स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म के कई तत्व दिखाई देते हैं, जैसे भावनात्मकता, आदर्शवाद और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता। नाटक में स्वच्छंद भावभूमि उपस्थित है। 2। नायक के व्यक्तित्व में व्यक्तिगत भावनाओं और कर्तव्य के बीच द्वंद्व इस रूप में उभरता है कि वो केवल सामाजिक नियमों से बंधा नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन की आवाज भी सुनता है। व्यक्ति स्वातंत्र्य का संकेत मिलता है। 3। प्रेम और भावनात्मकता का चित्रण ये दर्शाता है कि नाटक अपने मानवीय संवेदनाओं को उच्च स्थान दिया गया है। भावनाएं कथा का महत्वपूर्ण अंग हैं। 4। कल्पना और आदर्शवाद का प्रभाव इस प्रकार दिखाई देता है कि ऐतिहासिक घटनाओं को काव्यात्मक और आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है। यथार्थ से अधिक आदर्श की प्रधानता है। 5। प्रकृति, सौंदर्य और भावुकता के तत्व भी स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति को पुष्ट करते हैं। सौंदर्य बोध स्पष्ट है। 6। किंतु नाटक में केवल स्वच्छंदतावाद ही नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद, कर्तव्य और नैतिकता के तत्व भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। ये केवल रोमांटिक नहीं, आदर्शवादी भी है। 7। प्रसाद की नाट्य दृष्टि में संस्कृत नाट्य परंपरा और पाश्चात्य प्रभाव का भी समन्वय है, जिससे उन्हें केवल स्वच्छंदतावादी कहना सीमित होगा। उनकी दृष्टि बहुआयामी है। 8। इसलिए ये कहा जा सकता है कि स्कंदगुप्त में स्वच्छंदतावादी तत्व अवश्य हैं और प्रसाद में भी ये प्रवृत्ति दिखाई देती है, पर उन्हें केवल स्वच्छंदतावादी नाटककार कहना उचित नहीं। वे समन्वयवादी और बहुआयामी नाटककार हैं। स्वच्छंदतावाद उनकी एक प्रवृत्ति है, संपूर्ण पहचान नहीं। प्रश्न 112 आषाढ़ का एक दिन की मूल संवेदना अथवा प्रतिपाद्य पर विचार कीजिए। उत्तर 1। आषाढ़ का एक दिन में मोहन राकेश की मूल संवेदना मानवीय संबंधों, प्रेम और जीवन की विडंबनाओं से जुड़ी हुई है। व्यक्ति के भीतर का अकेलापन और द्वंद्व प्रमुख है। 2। कलाकार और जीवन के द्वंद्व को इस रूप में देखा जाता है कि कालिदास अपनी रचनात्मकता और व्यक्तिगत प्रेम के बीच संतुलन नहीं बना पाता। कला और जीवन का संघर्ष केंद्रीय विषय है। 3। प्रेम की संवेदना ये दर्शाती है कि मल्लिका का प्रेम निस्वार्थ, त्यागपूर्ण और गहन है, जबकि कालिदास का प्रेम परिस्थितियों और महत्वाकांक्षा से प्रभावित है। प्रेम में असमानता और विडंबना है। 4। त्याग और प्रतीक्षा का भाव इस प्रकार उभरता है कि मल्लिका अपने जीवन को कालिदास के लिए समर्पित कर देती है। नारी की करुण संवेदना स्पष्ट है। 5। अकेलेपन और विछोह की अनुभूति ये दर्शाती है कि पात्र अपने अपने जीवन में अलग थलग पड़ जाते हैं। मानव जीवन की त्रासदी सामने आती है। 6। सफलता और संवेदना के बीच द्वंद्व को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि बाहरी उपलब्धियां आंतरिक संतोष नहीं दे पाती। सफलता के बावजूद रिक्तता बनी रहती है। 7। आधुनिक जीवन की जटिलताओं और संबंधों की टूटन का चित्रण ये दर्शाता है कि नाटक केवल ऐतिहासिक नहीं, बल्कि समकालीन संवेदना से भी जुड़ा है। आधुनिक मन की पीड़ा व्यक्त होती है। 8। इस प्रकार आषाढ़ का एक दिन की मूल संवेदना प्रेम, त्याग, विछोह और कला जीवन के द्वंद्व की है, जिसमें मानवीय संबंधों की गहराई और उनकी विडंबना का मार्मिक चित्रण मिलता है।
ये मानव जीवन की संवेदनात्मक त्रासदी का नाटक है। प्रश्न 111। क्या आषाढ़ का एक दिन को अस्तित्ववादी विचारधारा के संदर्भ में समझा जा सकता है? यदि हाँ, तो कैसे? विचार कीजिए। उत्तर 1। आषाढ़ का एक दिन में मोहन राकेश ने पात्रों के भीतर के अकेलेपन, असंतोष और आत्मसंघर्ष को जिस सूक्ष्मता से चित्रित किया है, वो अस्तित्ववादी दृष्टि की ओर संकेत करता है। व्यक्ति का आंतरिक संकट केंद्र में है। 2। अस्तित्ववाद का मूल भाव व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके निर्णयों की जिम्मेदारी है। कालिदास का चरित्र इस रूप में सामने आता है कि वो अपने चुनावों के परिणामों से जूझता है। निर्णय ही उसके जीवन की दिशा तय करते हैं। 3। जीवन की निरर्थकता और रिक्तता का अनुभव इस प्रकार दिखाई देता है कि बाहरी सफलता मिलने पर भी कालिदास को आंतरिक अंगथा नहीं मिलता। अस्तित्वगत खालीपन स्पष्ट है। 4। मल्लिका का चरित्र अस्तित्ववादी पीड़ा को इस रूप में व्यक्त करता है कि वो प्रेम, प्रतीक्षा और त्याग के बावजूद अंततः अकेली रह जाती है। अकेलापन और विछोह उसकी नियति बन जाते हैं। 5। संबंधों की अस्थिरता और विडंबना ये दर्शाती है कि मनुष्य अपने ही बनाए संबंधों में भी स्थायित्व नहीं पा पाता। मानवीय संबंधों की अनिश्चितता उभरती है। 6। आत्म साक्षात्कार और पहचान की खोज इस रूप में देखी जा सकती है कि पात्र अपने अस्तित्व और जीवन के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। स्वत की खोज जारी रहती है। 7। नाटक में कोई निश्चित समाधान या निष्कर्ष नहीं दिया गया, जिससे जीवन की अनिश्चितता और जटिलता और अधिक स्पष्ट होती है। अंत खुला और विचारोत्तेजक है। 8। इस प्रकार आषाढ़ का एक दिन को अस्तित्ववादी दृष्टि से समझा जा सकता है क्योंकि इसमें व्यक्ति के अकेलेपन, चुनाव, जिम्मेदारी और जीवन की विडंबना का गहरा चित्रण मिलता है। ये आधुनिक अस्तित्व की त्रासदी को व्यक्त करता है। प्रश्न 100 आषाढ़ का एक दिन के नामकरण के औचित्य को स्पष्ट कीजिए। क्या आप इसके लिए कोई दूसरा नाम सुझा सकते हैं? उत्तर 1। आषाढ़ का एक दिन का नामकरण अत्यंत प्रतीकात्मक और सार्थक है क्योंकि ये पूरे नाटक की संवेदना और कथ्य को एक संकेत में समेट लेता है। नाम में ही नाटक का मूल भाव निहित है। 2। आषाढ़ ऋतु का संकेत इस रूप में समझा जाता है कि ये वर्षा, भावुकता, प्रेम और विरह का प्रतीक है। प्रकृति और मनोदशा का संबंध स्थापित होता है। 3। एक दिन का अर्थ इस प्रकार उभरता है कि जीवन के किसी विशेष क्षण का प्रभाव बहुत दूर तक पड़ता है। एक क्षण पूरे जीवन को बदल देता है। 4। नाटक में मल्लिका और कालिदास के संबंधों का निर्णायक मोड़ इसी एक दिन से जुड़ा है। यही दिन उनके जीवन की दिशा तय करता है। 5। प्रतीकात्मक दृष्टि से ये नाम प्रेम, स्मृति और विछोह के उस क्षण को व्यक्त करता है जो जीवन भर साथ रहता है। क्षण की मृत्यु ही जीवन बन जाती है। 6। आलोचनात्मक दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि नाम बहुत सी मित प्रतीत होता है, जबकि नाटक का विषय व्यापक है। विषय की गहराई नाम से अधिक है। 7। वैकल्पिक नाम के रूप में प्रेम और विछोह, अधूरी कहानी, प्रतीक्षा या कालिदास और मल्लिका जैसे नाम सुझाए जा सकते हैं। ये नाम विषय के अन्य पक्षों को भी व्यक्त करते हैं। 8। फिर भी आषाढ़ का एक दिन नाम अपनी काव्यात्मकता, प्रतीकात्मकता और गहराई के कारण अत्यंत उपयुक्त है क्योंकि ये नाटक की संवेदना में को संक्षेप में प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है। नाम ही कृति की आत्मा बन जाता है। प्रश्न 115। मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन में ऐतिहासिक कथावस्तु क्यों ग्रहण की? इस संदर्भ में उनकी ऐतिहासिक दृष्टि को स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि इस नाटक में इतिहास कितना है और कल्पना कितनी। उत्तर 1। आषाढ़ का एक दिन में मोहन राकेश ने कालिदास जैसे ऐतिहासिक परंपरागत व्यक्तित्व को इसलिए चुना कि उसके माध्यम से आधुनिक मनुष्य के द्वंद्व, प्रेम और अकेलेपन को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जा सके। इतिहास यहाँ माध्यम है, उद्देश्य नहीं। 2। ऐतिहासिक कथावस्तु ग्रहण करने का उद्देश्य इस रूप में समझा जा सकता है कि अतीत के प्रतिष्ठित पात्र के जरिए समकालीन जीवन की समस्याओं को सार्वकालिक बना दिया जाए। अतीत के सहारे वर्तमान की अभिव्यक्ति है। 3। राकेश की ऐतिहासिक दृष्टि मूलतः आधुनिक और मनोवैज्ञानिक है, जहां इतिहास को तथ्यात्मक रूप में पुनर्सृजित करने के बजाय मानवीय संवेदना के स्तर पर रूपायित किया गया है। इतिहास से अधिक मनुष्य महत्वपूर्ण है। 4। नाटक में कालिदास का चरित्र इस रूप में प्रस्तुत है कि वो केवल महान कवि नहीं, बल्कि एक संवेदनशील, द्वंद्वग्रस्त और कमजोरियों से युक्त मनुष्य है। आदर्श का मानवीकरण किया गया है। 5। इतिहास की मात्रा इस रूप में सीमित है कि केवल कालिदास का व्यक्तित्व और उसका उज्जयिनी से संबंध जैसे कुछ संकेतात्मक तथ्य ही आधार बने हैं। तथ्य न्यूनतम हैं। 6। इसके विपरीत कथा, पात्रों के संबंध, मल्लिका का चरित्र, संवाद और घटनाएं मुख्यतः लेखक की कल्पना का परिणाम है। नाटक का अधिकांश भाग कल्पनाश्रित है। 7। कल्पना का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि वह ऐतिहासिकता को बाधित न कर बल्कि उसे अधिक जीवंत और अर्थपूर्ण बनाता है। कल्पना इतिहास को संवेदनात्मक गहराई देती है। अर्थात इस प्रकार आषाढ़ का एक दिन में इतिहास केवल एक आधार है, जबकि प्रमुख भूमिका कल्पना की है
और राकेश की ऐतिहासिक दृष्टि तथ्यात्मक पुनरुत्पादन की बजाय मानवीय और आधुनिक संवेदना को व्यक्त करने वाली है। ये इतिहास नहीं, इतिहास के बहाने जीवन की कहानी है। बस ये रहा बिल्कुल वैसा ही रीराइट किया हुआ टेक्स्ट। प्रश्न नंबर 117। ऐतिहासिक कथा वस्तु के बावजूद आषाढ़ का एक दिन वास्तव में आज का तथा आज के लिए नाटक है। मोहन राकेश के इस कथन के संदर्भ में नाटक की समीक्षा करते हुए उसकी प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। उत्तर 1। आषाढ़ का एक दिन में मोहन राकेश ने कालिदास जैसे ऐतिहासिक पात्र को आधार बनाया है, पर उसका प्रस्तुतिकरण आधुनिक संवेदनाओं और समस्याओं के साथ किया है। इतिहास केवल माध्यम है, केंद्र आधुनिक जीवन है। 2। कलाकार और जीवन के द्वंद्व को इस रूप में देखा जाता है कि कालिदास अपनी सृजनशीलता और व्यक्तिगत संबंधों के बीच संतुलन नहीं बना पाता। यह समस्या आज के कलाकार और व्यक्ति दोनों की है। 3। प्रेम और संबंधों की विडंबना यह दर्शाती है कि मल्लिका और कालिदास का संबंध अधूरा रह जाता है। आधुनिक जीवन में भी संबंधों की अस्थिरता स्पष्ट है। 4। अकेलेपन और अस्तित्वगत पीड़ा को इस रूप में उभारा गया है कि पात्र बाहरी सफलता के बावजूद आंतरिक संतोष नहीं पा पाते। आज के मनुष्य की मानसिक स्थिति प्रतिबिंबित होती है। 5। सफलता और संवेदना के बीच संघर्ष ये दर्शाता है कि व्यक्ति अपनी उपलब्धियों के बावजूद भावनात्मक रूप से खाली रह सकता है। आधुनिक जीवन की विडंबना सामने आती है। 6। नारी की स्थिति और उसकी प्रतीक्षा को इस रूप में देखा जा सकता है कि मल्लिका का त्याग और अकेलापन आज भी प्रासंगिक है। नारी संवेदना आज भी उतनी ही गहरी है। 7। नाटक में किसी निश्चित समाधान का अभाव ये दर्शाता है कि जीवन की समस्याएं जटिल और अनिश्चित हैं। ये आधुनिक यथार्थ का गुण है। 8। इस प्रकार आषाढ़ का एक दिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बावजूद आधुनिक मनुष्य की समस्याओं, प्रेम, अकेलापन, द्वंद्व और असंतोष को व्यक्त करता है। इसलिए ये आज के समय के लिए भी पूर्णतः प्रासंगिक नाटक है। ये कालातीत और समकालीन दोनों हैं। प्रश्न नंबर 117। आषाढ़ का एक दिन के शिल्प पर निबंध लिखिए। उत्तर 1। आषाढ़ का एक दिन में मोहन राकेश का शिल्प आधुनिक, सुसंगठित और सूक्ष्म मनोवैज्ञानिकता से युक्त है। शिल्प में सादगी और गहराई का अद्भुत संतुलन है। 2। कथानक रचना को इस रूप में देखा जाता है कि नाटक 3 अंकों में क्रमबद्ध रूप से विकसित होता है, जहां घटनाओं की अपेक्षा भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रवाह प्रमुख है। कथा से अधिक संवेदना केंद्र में है। 3। संवाद योजना अत्यंत स्वाभाविक, संक्षिप्त और प्रभावपूर्ण है, जो पात्रों के अंतर्मन और संबंधों की जटिलता को उजागर करती है। संवादों में गहन अर्थ छिपा है। 4। पात्र निर्माण में मनोवैज्ञानिक गहराई इस प्रकार उभरती है कि कालिदास, मल्लिका और अन्य पात्र अपनी आंतरिक द्वंद्व और संवेदनाओं के साथ जीवंत प्रतीत होते हैं। पात्र शिल्प का केंद्र बन जाते हैं। 5। भाषा शैली सरल, बोलचाल की और आधुनिक है, जिसमें अनावश्यक अलंकरण नहीं है। भाषा सहज होकर भी गहरी है। 6। प्रतीकात्मकता और संकेतों का प्रयोग ये दर्शाता है कि प्रकृति, ऋतु और वातावरण के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त किया गया है। शिल्प में सूक्ष्म संकेतों की भूमिका है। 7। मंचीयता की दृष्टि से सीमित पात्र, सीमित दृश्य और सरल संरचना नाटक को अधिक प्रभावी और मंचनीय बनाती है। शिल्प मंच के अनुकूल है। 8। समग्र रूप में आषाढ़ का एक दिन का शिल्प आधुनिक नाट्य धारा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें सादगी, मनोवैज्ञानिक गहराई और प्रतीकात्मकता का सुंदर समन्वय है। ये शिल्प की दृष्टि से अत्यंत परिपक्व कृति है। प्रश्न 18-2। आषाढ़ का एक दिन की भाषा शैली पर विचार कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि मोहन राकेश की भाषा किस प्रकार जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद की भाषा परंपराओं से पृथक है। उत्तर 1। आषाढ़ का एक दिन में मोहन राकेश की भाषा शैली अत्यंत सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट है। भाषा में सहजता और आधुनिकता का भाव है। 2। संवादों की संक्षिप्तता और अर्थगर्भिता इस रूप में देखी जाती है कि कम शब्दों में गहरी भावनाएं और मनोवैज्ञानिक द्वंद्व व्यक्त हो जाते हैं। संकेतों और विरामों में भी अर्थ निहित है। 3। भाषा में अनावश्यक अलंकरण और काव्यात्मकता का अभाव ये दर्शाता है कि लेखक ने यथार्थ और सहज अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी है। सरलता ही प्रभाव का आधार है। 4। भावों की सूक्ष्मता और मनोवैज्ञानिकता इस प्रकार उभरती है कि पात्रों के अंतर्मन की जटिलता भाषा के माध्यम से स्पष्ट होती है। भाषा मनोभावों की वाहक बनती है। 5। जयशंकर प्रसाद की भाषा जहाँ संस्कृत निष्ठ, काव्यात्मक और अलंकृत है, वहीं राकेश की भाषा उससे भिन्न होकर अधिक सहज, आधुनिक और यथार्थपरक है। काव्यात्मकता के स्थान पर सादगी है। 6। मुंशी प्रेमचंद की भाषा लोकजीवन से जुड़ी, सरल और कथात्मक है, पर उसमें सामाजिक यथार्थ का विस्तार अधिक है। राकेश की भाषा उससे अलग होकर अधिक मनोवैज्ञानिक और सूक्ष्म है। विस्तार के स्थान पर गहराई है। 7। राकेश की भाषा में मौन, विराम और संकेत का विशेष महत्व है,
जो आधुनिक नाट्य शैली की विशेषता है। जो कहा नहीं गया वो भी महत्वपूर्ण है। 8। इस प्रकार मोहन राकेश की भाषा शैली प्रसाद की काव्यात्मकता और प्रेमचंद की कथात्मकता से अलग होकर आधुनिक, संक्षिप्त, मनोवैज्ञानिक और संकेत प्रधान है। ये आधुनिक नाट्य भाषा का प्रतिनिधित्व करती है। प्रश्न अक्षारना 199। आषाढ़ का एक दिन की चरित्र योजना पर विचार कीजिए। क्या इसकी चरित्र योजना पर अस्तित्ववाद और नई लेखनवादी चेतना का प्रभाव देखा जा सकता है? उत्तर 1। आषाढ़ का एक दिन में मोहन राकेश की चरित्र योजना अत्यंत सूक्ष्म, मनोवैज्ञानिक और आधुनिक है, जहां पात्र अपने अंतर्द्वंद और संवेदनाओं के साथ उभरते हैं। चरित्र बाहरी नहीं, भीतरी जीवन को व्यक्त करते हैं। 2। कालिदास का चरित्र इस रूप में सामने आता है कि वो सृजनशीलता, महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत संबंधों के बीच उलझा हुआ है। वो सफल होते हुए भी आंतरिक रूप से असंतुष्ट है। 3। मल्लिका का चरित्र त्याग, प्रेम और प्रतीक्षा का प्रतीक होते हुए भी गहरे अकेलेपन और पीड़ा को व्यक्त करता है। उसकी संवेदना अस्तित्वगत वेदना से जुड़ी है। 4। अन्य पात्रों के माध्यम से भी मानवीय संबंधों की जटिलता और विडंबना का चित्रण इस प्रकार किया गया है कि कोई भी पात्र पूर्ण या आदर्श नहीं, सभी पात्र अपूर्ण और संघर्षशील हैं। 5। अस्तित्ववाद का प्रभाव इस रूप में स्पष्ट होता है कि पात्र अपने चुनावों, अकेलेपन और जीवन की निरर्थकता से जूझते हैं। व्यक्ति का अस्तित्व और संकट केंद्र में है। 6। नई लेखनवादी चेतना का प्रभाव ये दर्शाता है कि चरित्र पारंपरिक आदर्शों से हटकर यथार्थ, विडंबना और मनोवैज्ञानिक गहराई के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। आधुनिक दृष्टि का प्रभाव है। 7। संबंधों की अस्थिरता और संवादों में मौन का महत्व ये दर्शाता है कि चरित्र निर्माण आधुनिक नाट्य शैली के अनुरूप है। संकेतों और चुप्पी में भी चरित्र उभरते हैं। 8। इस प्रकार आषाढ़ का एक दिन की चरित्र योजना पर अस्तित्ववाद और आधारिक चेतना का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, जिससे पात्र अधिक मानवीय, जटिल और यथार्थपरक बन जाते हैं। ये आधुनिक नाट्य संवेदना का सशक्त उदाहरण है। प्रश्न 220। आषाढ़ का एक दिन में कालिदास के चरित्र पर विचार कीजिए। उत्तर 1। आषाढ़ का एक दिन में मोहन राकेश ने कालिदास को परंपरागत महान कवि के रूप में नहीं, बल्कि एक जटिल, द्वंद्वग्रस्त और मानवीय व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। वो आदर्श से अधिक मनुष्य है। क्यों? कालिदास का व्यक्तित्व सृजनशीलता और महत्वाकांक्षा से प्रेरित है, जहां वो अपने काव्य प्रतिभा के माध्यम से प्रतिष्ठा और सफलता प्राप्त करना चाहता है। कला उसके जीवन का केंद्र है। 3। उसके चरित्र में प्रेम और कर्तव्य के बीच द्वंद्व इस रूप में उभरता है कि वो मल्लिका के प्रति प्रेम रखते हुए भी उसे छोड़कर राजकीय जीवन की ओर बढ़ जाता है। व्यक्ति और संबंधों के बीच संघर्ष स्पष्ट है। 4। कालिदास का निर्णय उसे बाहरी सफलता तो दिलाता है, पर आंतरिक संतोष नहीं दे पाता। सफलता के साथ रिक्तता जुड़ी रहती है। 5। उसके भीतर अस्थिरता और असंतुलन का भाव इस प्रकार दिखाई देता है कि वो अपने जीवन के चुनावों को लेकर आश्वस्त नहीं रहता। वो आत्मद्वंद्व से घिरा हुआ है। 6। मल्लिका के प्रति उसका प्रेम कहीं न कहीं अधूरा और परिस्थितिजन्य प्रतीत होता है। उसका प्रेम पूर्ण समर्पण नहीं बन पाता। 7। आधुनिक दृष्टि से पैका जा सकता है कि उसका चरित्रगत संकट, अकेलेपन और असंतोष का प्रतिनिधि है। वो आधुनिक मनुष्य का प्रतीक बन जाता है। 8। इस प्रकार आषाढ़ का एक दिन में कालिदास का चरित्र एक ऐसे कलाकार का चित्र प्रस्तुत करता है जो सफलता के बावजूद आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त नहीं कर पाता। वो संवेदनशील, जटिल और त्रासद व्यक्तित्व है। बस इतना ही।